हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह सबसे मस्त चल रही होगी। ठीक है, आज की वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए कॉनिकल पेंडुलम। एक टॉपिक है आपके रोटेशनल डायनामिक्स का ही एक पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे आज कॉनिकल पेंडुलम का। देखिए बच्चों, होता क्या है कि दो टाइप के पेंडुलम होते हैं। एक जो जनरली आप हमेशा पढ़ते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स है और ये लटका हुआ है, यहाँ से ये मूव करता है ऐसा और ऐसा, जो आपके घड़ी में होता है जनरली क्लॉक में। तो क्लॉक में जो आप देखते होंगे उसमें ये वाला पेंडुलम होता है। तो इस पेंडुलम को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इस पेंडुलम को हम क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। इसका नाम ही है सिंपल पेंडुलम। पर जो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में जिसका एक्सप्लेनेशन है उसको हम कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम। कैसा होता है कॉनिकल पेंडुलम, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी पेंडुलम के जस्ट नीचे मैं बना देता हूँ कॉनिकल पेंडुलम। ये रहा कॉनिकल पेंडुलम और ऐसा होता है। और ये कैसे घूमता है? ऐसा। आप मेले वगैरह में कभी मेला 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 कभी आप गए होगे घूमने, तो क्या देखा होगा कि बचपन में ऐसा होता था, एक लंबी रॉड होती थी जिस पे घोड़ा बना हुआ होता था। तो घोड़े पे बैठ करके ऐसा चक्कर लगता था, ऐसा ही। समझ पा रहे हैं आप? कैसा इस टाइप का मूवमेंट होता था, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनता था। एक्चुअल में रोटेशनल डायनामिक्स में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो सारी बातें हमारी हॉरिजॉन्टल सर्कल के बारे में है। हॉरिजॉन्टल सर्कल होने के बाद हम सारी बातें करेंगे वर्टिकल सर्कल के बारे में। तो अभी हॉरिजॉन्टल सर्कल का ही ये एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम। कैसा मूवमेंट हो रहा है आप ध्यान से देखो, ऐसा मूवमेंट हो रहा है। आप उस पर बैठ गए और आप ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो इस मूवमेंट में कौन सा सर्कल बन रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। क्लियर है इतना? तो इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या होगी? वेलोसिटी। क्या होता है एंगल? कितना एंगल बनेगा? कितनी फ्रीक्वेंसी होगी पेंडुलम की? जब हम बात करते हैं तो जनरली हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें पता करना है। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है हर्ष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, राइज एंड साइन एकेडमी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसका तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, और अगर कुछ आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक कॉनिकल पेंडुलम हो गया। यही मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये जो है ये मास है, मास ऑफ बॉब कह लीजिए, BOB, मास ऑफ बॉब। एक मास होता है, एक थ्रेड होता है, एक स्ट्रिंग होती है जिसके अबाउट ये हैंग किया हुआ रहता है। तो इसको हम बॉब कहते हैं। ये क्या है? स्ट्रिंग है। अगेन मैंने आपको समझाया था इससे पहले कि रोटेशनल डायनेमिक्स में हमें इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी हम फोकस करेंगे किस चीज़ के ऊपर? इक्वेशन फॉर्मेशन के ऊपर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले दुनिया में ये बात हर किसी आदमी को पता है कि जो मास होता है वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ, सेंटर मतलब नीचे, डाउनवर्ड एक्ट करता है। मास कहाँ एक्ट करता है? डाउनवर्ड। एक काम करता हूँ, मैं एक नया फिगर बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे ये कुछ, यहाँ ये मास है और ये हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए थीटा एंगल पे है। बहुत बढ़िया। ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। या फिर थोड़ा और क्लियरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वर्टिकल के साथ एंगल लेते हैं। ये जो थीटा एंगल है हम कंसिडर करते हैं कि ये वर्टिकल के साथ है। कितना एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ? थीटा। ये क्या है? मास ऑफ बॉब m हो जाएगा। हम लिख देंगे, जब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे तो हम लिख देंगे कंसिडर मास ऑफ बॉब इज m। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये L हो जाएगा, जिसको हम कह देते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अभी एक स्ट्रिंग की लेंथ तो होगी, ये बात तो कंफर्म है। स्ट्रिंग की क्या होगी? लेंथ होगी, जिसको हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग।
अब आइए मास कैलकुलेट करते हैं कि इस बॉब के ऊपर कौन कौन सा मास लग रहा है। तो सबसे पहले वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लगता है जो वेट ऑफ बॉब है, जिसको हम डिनोट करते हैं mg से, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है आपको इतनी बात? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है? वेट लगता है। स्ट्रिंग, जैसे ही स्ट्रिंग जब घूम रही है तो स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन होगा, तनाव होगा। स्ट्रिंग बहुत खिंचा हुआ रहेगा, लूज नहीं रहेगा, स्लैक नहीं रहेगा, टेंशन में रहेगा। तो स्ट्रिंग टेंशन में है तो टेंशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा टेंशन टी। टेंशन लगा दिया हमने कहाँ पे? मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको कहते हैं टी। ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब हमको कैलकुलेट करना है, तो ये सब मैं हटा देता हूँ, आप लिख लेना। चलो, अब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आएगा। अब देखो ये कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो आप बाहर की तरफ जाना चाहेंगे। आप कहाँ जाना चाहेंगे? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ यहाँ पे इस तरफ जो फोर्स लगेगा, जिसको हम कहते हैं mv²/r। कौन सा फोर्स लगेगा? mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसी को कहते हैं हम mω²r। इसी को क्या कहते हैं? mω²r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंपल, कौन सा फोर्स लगेगा इस तरफ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों? क्योंकि आप ऐसे घूम रहे हो हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो इसलिए क्या बोलेंगे, हमें कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो बाकी एक दूसरा एंगल भी बनेगा जिसको हम थीटा कह सकते हैं क्या? अगर ये थीटा है तो यहाँ एक, अगर मैं फोर्स बनाऊं ऐसा mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो mg को बैलेंस करेगा, mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो mg को बैलेंस करेगा, तो इस बीच में एक एंगल बनता है। तो आप याद करो मैथमेटिक्स में दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल जा रहा है, इस टाइप का कंसेप्ट आप याद कीजिए, तो जेड फॉर्मेशन होता है। तो ये और ये इक्वल होता है किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो क्या मैं यहाँ पे थीटा लिख दूँ? थीटा, ये लाइन और ये लाइन दोनों वर्टिकल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही, तो यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। किससे? वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर है इतनी बात? ये थीटा हो गया। अब आप बताओ, ये टेंशन था टी, तो टी के साथ थीटा जो है, थीटा वाला कंपोनेंट वेक्टर रिजॉल्व करेंगे अगेन। ये टेंशन है, टेंशन में ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? टी कॉस थीटा। थीटा के साथ वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं? कॉस कंपोनेंट कहते हैं। तो टेंशन है, एंगल है, और जो कंपोनेंट बनेगा एंगल के साथ वाला वो बनेगा टी कॉस थीटा। एंगल से परपेंडिकुलर, कॉस से परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट बनेगा जिसको हम कहते हैं टी साइन थीटा। क्या कहेंगे उसको? टी साइन थीटा कहेंगे। इतना बात समझ में आ गया क्या? कौन कौन सा फोर्स लगेगा? चलो मुझे बताओ जल्दी से, आप मेरे साथ साथ काउंट करो, रिपीट करो वीडियो पॉज करके, या फिर रिकॉल करो कि घूम रहा है सर्कल में, फोर्स कहाँ? बाहर की तरफ लगेगा, तो बाहर की तरफ लगा दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टेंशन ऊपर की तरफ है और उसके एंगल पे फोर्स लगेगा जो mg को बैलेंस करेगा। mg कहाँ है? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वहाँ से ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है t का, यानी टेंशन का कॉस कंपोनेंट बनेगा क्योंकि थीटा के साथ है, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर में एक साइन थीटा यानी साइन का कंपोनेंट बनेगा। किसका? टेंशन का। इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, फोर्स को इक्वेट कर देना है। हमेशा की तरह आप क्या करेंगे? फोर्स को इक्वेट कर देंगे। तो चलो करते हैं। कौन किससे बैलेंस हो रहा भाई? टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r,
इक्वेशन नंबर 2, या इसी को आप कह सकते हैं और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला इक्वेशन नंबर 2, और इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है और ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म में। क्लियर है इतनी बात? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टेंशन का एक कंपोनेंट थीटा के साथ था तो टी कॉस थीटा, ये थीटा और ये थीटा क्यों आया? क्योंकि ये वर्टिकल दोनों पैरेलल लाइन है, उसके बीच में ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के दोनों अंदर की तरफ जो एंगल बनता है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाता है, इसलिए थीटा। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, थीटा के दूसरी साइड कॉस के परपेंडिकुलर टी साइन थीटा। ठीक है, चलो डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को। डिवाइड इक्वेशन 2/1। सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट से। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लिखिए पहले, टी साइन थीटा, लेफ्ट का लेफ्ट से डिवाइड होता है तो इस तरफ आ जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अपॉन में आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का एम जी। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? कि सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो लेफ्ट में टी साइन थीटा है और इसके लेफ्ट में टी कॉस थीटा है, तो टी साइन थीटा डिवाइड होगा टी कॉस थीटा से इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड होगा किससे? एम जी से। चलो टी से टी कैंसल हो जाएगा, एम से एम कैंसल हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब आप देखो बचपन में आप पढ़ते थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। पुट कर दिया, यहाँ क्या बचा है? वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये जी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, कुछ नहीं, जी के नीचे तो 1, और जब ये जी अपॉन 1 है और फिर मल्टीप्लाई में लेंगे तो क्या हो जाएगा? लिख दूँ क्या एक स्टेप? चलो लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 ले लिया। अब वी स्क्वायर अपॉन आर है और इस पूरे जी अपॉन 1 को, इस पूरे जी अपॉन 1 को मल्टीप्लाई में लेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन जी। तो ये यही बन जाएगा ना, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब मुझे वेलोसिटी का एक रिलेशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? आर जी डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा? आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू क्या आ गया? इस तरफ स्क्वायर है, देखो आर जी डिवाइड में था, इधर लाया तो मल्टीप्लाई हो गया। आर जी टेन थीटा तो पहले से था, उसके साथ में ये मल्टीप्लाई हो गया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, तो वी स्क्वायर है। अब स्क्वायर अगर इस तरफ हटाएंगे तो क्या आएगा? रूट अंडर, ऐसा हो जाएगा, रूट अंडर आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू वी। ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू वी। अब अगर किसी को एंगल फाइंड करना है इसी रिलेशन से, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्लियर है इतना? एक कोनिकल पेंडुलम है, एंगल पे है, वर्टिकल के साथ सर्टेन एंगल पे घूमेगा तो क्या बनाएगा? हॉरिजॉन्टल सर्कल। ऐसा एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा। हॉरिजॉन्टल सर्कल बाहर की तरफ भागना चाहेगा तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। टेंशन इधर है कुछ एंगल पे, तो टेंशन के जो एंगल वाला कंपोनेंट है वो कॉस कंपोनेंट होता है, ये तो आपको पता है। और एंगल कॉस कंपोनेंट से परपेंडिकुलर पे साइन कंपोनेंट, तो साइन बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, कॉस कंपोनेंट बैलेंस करेगा mg को, और हमने इक्वेशन बना लिया, डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 को 1 से, तो हो गया साइन अपॉन कॉस, कैंसिल कर दिया, टेन थीटा इज इक्वल टू रिलेशन आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आपको वेलोसिटी चाहिए तो आर जी टेन थीटा, स्पीड चाहिए तो आर जी टेन थीटा आ गया। इतनी बात क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब फाइंड करते हैं वेलोसिटी, तो फाइंड हो गया। अब फाइंड करते हैं हम इसके कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को।
तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये जो डिवीज़न हम कर रहे हैं, इस डिवीज़न में अगर हम टी टी कट कर दें लेकिन साइन और कॉस को रहने देंगे तो कैसे? देखिए, डिवाइड, अगेन डिवाइड इक्वेशन थर्ड, इस बार हम थर्ड ले रहे हैं क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट, तो इक्वेशन थर्ड का लेफ्ट लिखिए टी साइन थीटा, डिवाइड कर दीजिए लेफ्ट इक्वेशन लेफ्ट साइड ऑफ LHS किसके? फर्स्ट इक्वेशन के, तो क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा। थर्ड इक्वेशन के राइट में क्या है? m ओमेगा स्क्वायर आर है, और इधर लेफ्ट में क्या है? सॉरी, इसके उल्टा कर दिया क्या मैंने? थर्ड इक्वेशन लिखा, उसका लेफ्ट लिखा, और फर्स्ट का लेफ्ट, थर्ड का राइट, लेफ्ट राइट लिखेंगे किसका? फर्स्ट इक्वेशन का। देखो, सेकंड इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन का हमने क्या लिखा? लेफ्ट लिखा टी साइन थीटा, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट लिखा टी कॉस थीटा, थर्ड इक्वेशन का राइट लिखा m ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, और फर्स्ट का mg। कैंसिल करते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, पर साइन थीटा को हम वैसा रहने देते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? g साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा बनेगा। इतना क्लियर है आपको? ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अब अगर मैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकालूँ तो क्या बनेगा? आर कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में है ओमेगा स्क्वायर के साथ में, आप देखो इस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्या बनेगा? जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। क्या बना? थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, देखना ध्यान से। जी पहले क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जी मल्टीप्लाई साइन थीटा, जी साइन थीटा, इस कॉस थीटा को डिवाइड से उठाया यहाँ लेके गया, तो ओमेगा स्क्वायर आर पहले से था, ये कॉस थीटा यहाँ पे चला गया, तो क्या बना? ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अब हमको ओमेगा चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर को रखा, आर कॉस थीटा उसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इस तरफ लिया तो डिवाइड में आ गया, आर कॉस थीटा। क्लियर है इतनी सी बात? आर कॉस थीटा आ गया। अब आर जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, यानी इस बॉब से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आप ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम आर कहते हैं। तो आर अभी हम कैसे निकालेंगे? आर तो हमारे पास है ही नहीं, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखना। एल कौन सा है? ये है एल, ये है एल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आप ध्यान से देखो, 2 सेकंड का काम है, बस समझ जाओगे। एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ के साथ ये वाला कंपोनेंट, ये इतनी जो डिस्टेंस है, ये कंपोनेंट क्या बनेगा? एल कॉस थीटा बनेगा। आपको पता है कोई भी वेक्टर को आप अगर डिवाइड करोगे, ये एल है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट एल कॉस थीटा, और थीटा से ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा बनेगा। थीटा से ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा, बोलो ना, एल साइन थीटा। अब ये एल साइन थीटा ही तो रेडियस होगा, ये जो एल साइन थीटा है यही तो रेडियस होगा। ये देखो, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस एक ही है। एक बार फिर से बताता हूँ, ये थीटा है और ये एल है, ये वाली लाइन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, वही टेंशन उसी में था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के साथ थीटा वाला कंपोनेंट एल कॉस थीटा, और एल कॉस थीटा से 90 डिग्री वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा। तो ये जो एल साइन थीटा है, ये जो एल साइन थीटा है, वही तो यहाँ से यहाँ तक होगा ना, एल साइन थीटा, जो कि आर कह रहे थे आप जिसको। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल साइन थीटा। हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। बस कुछ नहीं, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो आर की जगह क्या आएगा? एल साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया? कॉस थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा? जी अपॉन एल कॉस थीटा
इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ आएगा तो फिर से क्या बनेगा, जी अपॉन एल कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, इज इक्वल टू ओमेगा। इतना समझ आया? एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ, देखना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये है एल, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ इतना एल है, इसके साथ थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा कॉस कंपोनेंट, तो एल कॉस थीटा, और कॉस थीटा से 90 डिग्री ये वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा। अब ये जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक आर बनेगा, रेडियस ऑफ सर्कल, तो आर इज इक्वल टू लिख लिया एल साइन थीटा, पुट कर दिया हमने आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, एल साइन थीटा पुट किया इस फॉर्मूले में, हमारे पास था ना ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, तो आर की जगह पे रख दिया एल साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट हो गए, जी अपॉन एल कॉस थीटा बचा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। आपको अगर ओमेगा चाहिए तो स्क्वायर को दूसरी तरफ लो, रूट अंडर हो गया जी अपॉन एल कॉस थीटा। सिंपल है, 2 स्टेप और। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ चुकी है आपके पास, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। तो क्या करेंगे अभी, इस ओमेगा को कि ये वाली वैल्यू को 2 पाई अपॉन टी वाली वैल्यू को और इसको इक्वेट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू रूट अंडर जी अपॉन एल कॉस थीटा, जी अपॉन एल कॉस थीटा। ओमेगा की ये भी वैल्यू है, ओमेगा की ये भी वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अब आप यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, तो ये टाइम पीरियड t है, क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड t है, क्या हो जाएगा, ये t उठ के यहाँ चला जाएगा और ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, t उठ के ऊपर चला जाएगा और ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, देखिए 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू रूट अंडर जी अपॉन रूट अंडर एल कॉस थीटा, ठीक है। इसके नीचे शायद ना दिखे आपको, इसलिए मैं ये राइट साइड का इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये इरेज कर दे रहा हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, चलो देखो 2 पाई इज इक्वल टू टी, अभी यहाँ से हमको t चाहिए, तो 2 पाई ये एल कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, ये एल कॉस थीटा रूट में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, रूट अंडर एल कॉस थीटा इक्वल टू टी के साथ रूट अंडर जी, तो टी रूट अंडर जी। आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, तो कुछ मत करो, इस जी को लेके जाओ इधर, जी मल्टीप्लाई है टाइम पीरियड के साथ में, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया, रूट अंडर जी इज इक्वल टू टी टाइम पीरियड, ये आ गया टाइम पीरियड। अब इस जी को एक साथ लिख लो, तो 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी। अब किसी ने आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी, फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा अपॉन जी। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो, 2 पाई नीचे ही रहेगा, 1 अपॉन 2 पाई, ये जी ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, जी अपॉन एल कॉस थीटा, ये बन गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ये है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। फ्रीक्वेंसी एन को एफ से भी दिखा सकते हैं आप, स्मॉल एफ से, ठीक है। एक बार ये फोर्स बता देता हूँ, वेट लग रहा है नीचे की तरफ, ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा था, तो उसका थीटा वाला कंपोनेंट यानी कॉस कंपोनेंट परपेंडिकुलर साइन थीटा, इन दोनों को इसने बैलेंस किया, टी कॉस थीटा और एम जी एक दूसरे से बैलेंस हुए। यहाँ से हमने फाइंड कर लिया था टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और फिर उसके बाद हमने इक्वेशन का यूज करके फाइंड किया फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है कहीं से तो आप डाउट आपके कमेंट में कर सकते हो।
कोशिश करेंगे हम उसको रिजॉल्व करने की। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।